सचिवालय में सीएम धामी ने की ऊर्जा एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। राज्य में उत्पादन बढ़ाने और लाइन लॉस कम करने के लिए योजना बनाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह का बड़ा एक्शन। बीमारी के आधार पर सुगम में तबादला पाने वाले शिक्षकों की होगी जांच। सही पाए गए शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से बहा वैकल्पिक मार्ग। मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। उत्तराखंड में स्कूलों के लिए आया नया फरमान। जर्जर भवन में विद्यालय संचालित किया तो नपेंगे प्रधानाचार्य। पर्यटकों के लिए बुरी खबर। अगले 2 महीने तक ऋषिकेश में नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी। जुलाई और अगस्त माह में भारी बारिश के चलते फैसला। और मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर से अहम खबर सामने आ रही, जहां बारिश से मौसम का मिजाज बदला। आपको बता दें, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, उनको अब राहत मिली है। बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। जलभराव ने खोली है प्रशासनिक दावों की पोल। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं पहली ही बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह जलभराव हुआ है। जलभराव ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। तो बागेश्वर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बारिश से बदला है मौसम का मिजाज, जिससे गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन पहली ही बरसात ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। आपको बता दें, जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। ऐसे में प्रशासनिक दावे जो किए जा रहे थे, अब तक लंबे चौड़े वादे की बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी नालों की सफाई पूरी हो गई है। ऐसे में वो दावे अब खोखले साबित हुए हैं। पहली बरसात ने ये साबित कर दिया है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जलभराव की स्थिति से जरूर प्रशासनिक दावों की पोल खुली है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को विजिलेंस टीम ने 70,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो बकाया अधिभार की आड़ में किसी ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहे थे। कहा जा रहा था कि इसके बिना शराब के उठान का परमिट जारी नहीं किया जाएगा। ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और जिला आबकारी अधिकारी को दबोच लिया। बात करेंगे अगली खबर की। मानसूनी सीजन में हर बार की तरह रकसिया और कलसिया नाला कहर बरपाता नजर आता है। आपको बता दें, वहीं इस बार प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसडीएम परितोष वर्मा ने आज पुलिस टीम के साथ रकसिया और कलसिया नाले का निरीक्षण किया है। कलसिया नाले ने खतरे की जद में आ रहे 66 परिवारों को प्रशासन ने उनके घरों को खाली करा लिया है और नोटिस जारी किया है अन्य लोगों को मकान खाली करने का। एसडीएम ने सभी लोगों से बात कर उन्हें सुरक्षित और अलर्ट रहने को कहा है। प्रशासन ने काठगोदाम, नगर पालिका, इंटर कॉलेज में इन सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अलर्ट को देखते हुए टीमें तैनात की गई हैं। रूप धारण करता है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे नोटिस भी दिए गए जितने परिवार हैं और यहाँ पे ये चेतावनी दी गई है कि जब भी बरसात हो ये अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और यहाँ पे एक स्कूल है जिसको चिन्हित किया गया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। यही अवगत कराने के लिए और यही जानकारी देने के लिए कलसिया क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो कार्य चैनलाइजेशन का था वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है, क्योंकि संतोषजनक सभी स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया। सर, कितने घर है जो खतरे की जद में हो? क्या कुछ रहने की उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 66 परिवार हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, जो नाले के बिल्कुल समीप हैं और खतरे की जद पे हैं। अगर कोई भी स्थिति ऐसी होती है तो नगर निगम का इंटर कॉलेज है जहाँ पूर्व में भी इनकी व्यवस्था की गई है, उसको चिन्हित किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर विकासनगर से है, जहां प्रदेश के विभिन्न मामलों में राजभवन की उदासीनता को देखते हुए जनसंघर्ष मोर्चा ने राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं
जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की बर्खास्तगी की मांग की गई है। मोर्चे पर विफल हो चुका है और उस विफलता को लेकर के आज जनसंघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। हमारा कहना है कि राज्यपाल की यहाँ जरूरत क्या है, जब हर मुद्दे पर उनकी संवेदनशीलता कहीं भी दिख नहीं रही है। प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देखते हैं बिजली के दामों में लगातार बेहतासाब वृद्धि हो रही है, तमाम यूनिट स्लैब बनाए गए, फिक्स चार्जेस के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन राजभवन का अंकुश नहीं। हमारा कहना है कि राजभवन का काम यह कि जो लाइन लॉस है 1000 से लेकर के 1500 करोड़ का प्रतिवर्ष, उस पर अंकुश लगाने की दिशा में क्यों नहीं काम करता है। राजभवन में आप देखते हैं लगातार समाचार पत्रों में हम लगातार आंदोलित हैं कि भाई इसको कम कीजिए, लेकिन कोई भी कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह से सहकारी बैंक भर्ती घोटाला, जिसमें 423 पदों पे भर्ती हुई थी, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जनता के सामने आ चुका है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर विकासनगर से है, जहां कल संसद में अपने अभिभाषण में राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद जगह जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में विकासनगर में विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के विवादित बयान की निंदा करते हुए अपना विरोध प्रकट किया है और सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी का पुतला फूंका है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर गलत बयानबाजी करके करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सदन के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला बताया है, उसके विरोध में आज हिंदू समाज के सभी संगठन के लोगों ने ये पुतला दहन किया है और उसका विरोध हर जगह होना चाहिए। समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग के अंदर उसका सब विरोध होना चाहिए। जो हिंदुओं का अपमान करेगा वो हिंदुस्तान का भी सहन नहीं करेगा। वो अगर कहीं किसी क्षेत्र के अंदर जाता है तो मैं वहाँ की जनता से भी निवेदन करूंगा कि उसका पुरजोर विरोध किया जाए। बात अगली खबर की। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी डेडलाइन यानी साल 2024 जून आखिरी तक पूरा किया जाना था। बावजूद इसके अभी भी कई कार्य लंबित पड़े हैं। इसके चलते अब इसको लेकर मार्च 2025 तक इस टाइम को बढ़ाया गया, जिसमें शेष कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा जगह जगह पर निरीक्षण किए जा रहे हैं और जहां पर भी कमी देखी जा रही है उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जी मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया और मेरी टीम के द्वारा भी किया गया। जहां जहां हमें लग रहा है कि अभी भी काम की और आवश्यकता है, वहां कंसर्न को निर्देशित भी कर रहे हैं और जहां से भी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं हम उसे प्रायोरिटी बेसिस पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाके वहां पे जो भी उस चीज का समाधान हो सकता है, टेम्पररी या परमानेंट, वो कर लिया जाए। हमारे पास 300 कुछ, प्रेरणा बता देंगे एग्जैक्ट नंबर, 300 कुछ कल सुबह तक का डेटा था और 7000 कुछ हमारी वो थी पेड़ की रिक्वायरमेंट। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे भारी भरकम निर्माण कार्यों पर रोक व अतिक्रमण हटाने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाते हुए झील विकास प्राधिकरण व कुमाऊं मंडल विकास निगम से बचे हुए सभी सौंदर्यीकरण कार्यों को 3 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज सुनवाई पर झील विकास प्राधिकरण की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाया जाए, इसको लेकर बात की गई, क्योंकि झील का 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें अभी तक 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसलिए पूर्व में कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाया जाए, जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए सभी निर्माण कार्य 3 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। 22 नवंबर 2022 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सूखाताल ब्यूटिफिकेशन के कार्य को स्टे किया था। इस पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्टे वैकेशन एप्लीकेशन लगाई गई थी। हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि 26 करोड़ में से तकरीबन 20 करोड़ रुपए हम पहले ही इसमें से खर्च कर चुके हैं और जो मुख्य 2 बिंदुओं पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दिया था, उन दोनों बिंदुओं के संबंध में क्लैरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात को मानते हुए कोर्ट ने फर्दर कंस्ट्रक्शन, फर्दर ब्यूटिफिकेशन के काम को पूरा करने के लिए
अनुमति दे दी है और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे आग्रह पे इसकी समय सीमा भी 3 महीने में निर्धारित की गई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस काम को पूर्ण करने हेतु 3 महीने का समय हमारी रिक्वेस्ट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया है, जिसमें अब उम्मीद है काम शुरू हो। अगली खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को खासी हिदायत बरतने की आवश्यकता है। खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें, ताकि बारिश के चलते जल स्तर बढ़ने से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। अनावश्यक आवागमन से बचें, ताकि जान माल का नुकसान भी न हो। बिल्कुल, हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही, जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है। और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुँचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमने कुमाऊं रीजन में 2, 3, 4 के लिए रेड अलर्ट रखा है, और उसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस बोली है कि कुछ जगहों तक में उसकी संभावना मिलने की इन दिनों में, और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेंस भी वो भी एकाधुका जगहों में, जैसे कि अंदर का डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, और ऐसे ही नैनीताल और चंपावत के लिए ये चीज़ बोली गई है। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नंधौर नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों का आपको बता दें चेलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों से मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना शपथ पत्र पेश नहीं किया है। राज्य सरकार पिछले 1 साल से शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांग रही है, जो अभी तक पेश नहीं कर पाई है, जबकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मानसून की पहली बारिश में ही नंधौर नदी ने भू कटाव शुरू कर दिया है। नदी का बढ़ता पानी कभी भी आबादी क्षेत्र की तरफ अपना रुख कर सकता है। उत्तराखंड राज्य की जो आरक्षित वन क्षेत्र की नदियां हैं, जिसमें भारी मात्रा में शील्ड और मलबा भरा पड़ा है, जिससे जो है आबादी क्षेत्र में भारी भूकटाव होता है, जनहानि होती है। मैंने कोर्ट से आर्ग्यू किया था कि इस मलबे शील्ड को हटाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदियों को साफ किया जाए, उनकी धारा में परिवर्तित किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की पोल खुल गई इनकी कामों की। 29 और 30 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भयंकर पहले फ्लड की बाढ़ में भयंकर नुकसान किया। 300 मीटर भीड़े का कटाव हुआ, और मैं उसी सारे एविडेंस को लेकर, फोटोज और वीडियोस को लेकर के आज निर्धारित तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, और सारे एविडेंस मैंने न्यायालय को दिए कि पूरे साल भर प्रशासन सोया रहा। 1 साल से तो काउंटर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल के भाषण की देश दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा बौखला गई है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को सहिष्णु बताया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको बता दें, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कुछ समय पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बयान दिया था कि अगर उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ते तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। इस पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संगठन को सलाह दी है कि इन सब बातों में अब कुछ नहीं रखा है। इन बातों की बजाय कांग्रेस को उन
कमियों को तलाशना होगा जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमें हार मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी का काम चुनाव लड़ने का होता है और चुनाव में कभी हार तो कभी जीत भी मिलती रहती है, लेकिन पार्टी की लीडरशिप का काम यह होता है कि इन सब विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और संगठन की जहां कमी है उन कमियों को ढूंढना शुरू करें और बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। ये पार्टी तो चुनाव लड़ती भी रहती है, चुनाव हारती भी है, जीतती भी है, वो सारी बातें हैं। ये पार्टी के लीडरशिप का काम है कि उनको बैठ कर के इन विषयों पर बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जहाँ छेद हैं, जहाँ कमियाँ हैं, उन छेदों को भरना चाहिए, कमियों को पूरा करना चाहिए। बहानेबाजी से काम नहीं चलता। कोई कह दे साहब हम लड़ते तो इतने कम से हारते, वो लड़ते तो उतने से जीतते, इससे काम थोड़ी चलेगा। हम हारे तो हारे हैं, तो हार को स्वीकार करो और कैसे जीते उसका रास्ता खोजो। आपके जीतने की इच्छा शक्ति ही अगर खत्म हो जाएगी तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। ये पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, बजाय थोथी बयानबाजी करने के। वो लड़ता तो वो ऐसा होता, वो लड़ता तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो इस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो। ये बातें थोड़ी है, कोई फिल्मी शेरो शायरी थोड़ी है। पार्टी का काम है, गंभीरता से करना चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। अब चार धाम समेत विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर क्षमता से ज्यादा भीड़ जुटने से पहले ही आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता द्वारा बनाई गई एक डिवाइस सिस्टम कंट्रोल रूम को अलर्ट जारी कर देगी। इस डिवाइस का नाम क्राउड आई है। क्राउड आई इसका नाम दिया गया है आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर विभाग के ट्रांसपोर्ट इंजीनियर क्षेत्र के शोधकर्ता प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राउड आई डिवाइस बनाने का मकसद किसी भी धार्मिक स्थल पर परिसर में मॉनिटरिंग और क्षमता से अधिक भीड़ होने से पहले अलर्ट जारी करना है। यमुनोत्री धाम में जल्द ही इस डिवाइस को यमुनोत्री धाम में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम की खासियत यह होगी कि वास्तविक समय में मौजूद लोगों की संख्या का आंकड़ा जारी किया जाएगा, जिसके जरिए प्रशासन जगह और दूरी के हिसाब से निकासी द्वार पर भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय कर सकेगा। यह सिस्टम पूरी तरह से वायरलेस होगा और इसका संचालन बिजली के साथ साथ सोलर से भी किए जाने की व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली यह बात होगी कि आने वाले समय में यह डिवाइस कितनी मददगार सिद्ध हो सकती है। नमस्कार। एक ही हमने क्राउड आई करके एक डिवाइस डेवलप किया है। तो क्राउड आई का मतलब ये है कि जो जहाँ भी भीड़ है, चाहे हमारे किसी भी धार्मिक स्थानों पे मान लो, किसी भी इवेंट पे मान लो, किसी भी जैसे खेलकूद का प्रोग्राम होता है या कैंपस में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो कभी कभी भीड़ के दबाव बढ़ने की वजह से कुछ हानि हो सकती है या फिर कुछ जनधन की। तो उसको कैसे हम इफेक्टिवली यूज करें टेक्नोलॉजी को, ताकि हमें पहले पता लग जाए, हम उसको अवॉइड कर सके सिचुएशन को। तो इसमें क्या है कि हमने एक इंफ्रारेड बेस्ड कैमरा लगाया है और साथ में एक हार्डवेयर एक्सीलरेटर के ऊपर रियल टाइम में वीडियोस को प्रोसेस कर रहे हैं। एल्गोरिथम को फाइन ट्यून किया गया है ताकि वो रियल टाइम में हमें एक एरिया में, एक कंपाउंड में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें आइडिया ये चाहिए होता है कि एक जगह में कितने लोग हैं, तो उससे हम अथॉरिटीज को अलर्ट कर सकते हैं रियल टाइम में कि यहाँ आपकी कैपेसिटी 1000 की है, आपके लोग 800 आ गए या 1000 आ गए या 1200 आ गए, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकें। तो यमुनोत्री में हमारा अभी टारगेट ये है कि या तो अगले महीने हम जैसे फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हम 2 डिवाइसेस लगाएं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लद्दाख में श्योक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण T-72 टैंक को नदी पार करवा रहे आपको बता दें डीएफआर भूपेंद्र नेगी समेत 5 अन्य जवान देश सेवा में शहीद हो गए। शहीद भूपेंद्र नेगी पौड़ी जिले के विशल्ड गांव के रहने वाले थे। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। पार्थिव शरीर को भारतीय सेना आर्मी की धुन के साथ उनके गांव विशल्ड लाई गई। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर शहीद के परिजन और ग्रामीण जोर जोर से बिलख पड़े, जबकि शहीद भूपेंद्र नेगी की धर्मपत्नी इस दौरान पार्थिव शरीर को देखकर बेसुध हो गई। यहाँ हर किसी की आंखें नम थी। नम आंखों के साथ ही हर किसी ने शहीद भूपेंद्र नेगी के आखिरी दर्शन किए। भूपेंद्र बीते 18 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा थे। शहीद भूपेंद्र नेगी के चाचा उमराव सिंह का कहना है कि सरकार को उनके परिवार की सुध लेकर उचित फैसला करना चाहिए।
देखिए, हमारे जो बिसड़ गांव के हवलदार भूपेंद्र सिंह नेगी जी आज शहीद हुए हैं और आज ही हम सब लोग उनकी अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं। एक तरह से गर्व की बात भी है, लेकिन इस घड़ी में हमारे लिए दुख की बात भी है, क्योंकि चूँकि फ़ौज में हम जाते हैं तो इसी शपथ के साथ में जाते हैं देश के लिए इस तरह से बलिदान होने का मौका मिले। और इस वजह से गर्व का विषय है कि इस जवान को हमारे देश के लिए शहादत दी। और दुख की घड़ी की बात इसलिए है कि अभी सारे परिजन, सारे लोग यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और स्वाभाविक है कि इंसान होने के नाते थोड़ा सा दुख की बात तो है ही है। भतीजा जो है देश के लिए वीर हुआ, शहीद हुआ, मुझे इसी से खुशी है। और साथ दुखी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे इसी भी दुख। बाकी आप क्या बोलते हैं? मैं हाँ, सरकार से मेरी जितना भी हो सका परिवार के लिए सरकार कुछ न कुछ करे।